कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक एकलव्य कक्षा 7 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 14 और पाठ 14 का नाम है घर में बदलाव और बाल शिक्षा। चित्र पर आधारित गतिविधि। परिवार को हमारी पहली पाठशाला क्यों कहा जाता है, बताओ। तो सोचिए बच्चों और बताइए। हम करते हैं पाठ में प्रवेश। यह पाठ महात्मा गांधी जी की जीवनी का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने घर के कामों को चरित्र के निर्माण का मुख्य साधन माना है। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में सादगी और श्रम को सर्वोच्च महत्व दिया। उन्होंने अपने परिवार और बच्चों को भी स्वावलंबन, सेवा और मातृभाषा के प्रति निष्ठा का मूल्य सिखाया। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में कैसे गांधी जी ने अपने बच्चों को यह शिक्षा दी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मैंने जो घर डरबन में बसाया था उसमें बदलाव तो किए ही थे, खर्च ज्यादा रखा था, फिर भी झुकाव सादी जिंदगी की ओर ही था। जोहान्सबर्ग में सर्वोदय के विचारों ने ज्यादा बदलाव करवाए। बैरिस्टर के घर में जितनी सादगी रखी जा सकती थी उतनी तो रखनी आरंभ कर ही दी, फिर भी कुछ साथ सामान के बिना काम चलना दुष्कर था। सच्ची सादगी तो मन की बढ़ी, प्रत्येक काम अपने हाथों से करने का शौक बढ़ा और बच्चों को भी उसमें शामिल करके कुशल बनाना आरंभ किया। बाजार की रोटी खरीदने के बजाय कूने, डॉक्टर लुई कूने की सुझाई हुई बिना खमीर की रोटी हाथ से बनानी आरंभ की। इसमें मिल का आटा काम नहीं आता था। साथ ही मेरा यह भी विचार रहा कि मिल में पिसे आटे का उपयोग करने की बजाय हाथ से पिसे आटे का उपयोग करने में सादगी, आरोग्य और पैसा तीनों की रक्षा होती है। अतः 7 पाउंड खर्च कर हाथ से चलाने की एक चक्की खरीद ली। उसका पाट वजनदार था, 2 आदमी उसे आसानी से चला सकते थे, अकेले को दिक्कत होती थी, बहुत भारी थी। क्योंकि इस चक्की को चलाने में पोलक, मैं और बालक मुख्यतया भाग लेते थे। कभी कभी कस्तूरबा भी आ जाती थी। यद्यपि उस समय वह रसोई बनाने में लगी रहती थी, श्रीमती पोलक के आने पर वे भी इसमें शरीक हो गईं। बालकों के लिए यह कसरत बहुत अच्छी साबित हुई। उनसे मैंने चक्की चलाने का या दूसरा कोई काम कभी जबरन नहीं करवाया। वे सहज ही खेल समझकर चक्की चलाने आते थे। थक जाने पर छोड़ देने की उन्हें आज़ादी थी। पर ना जाने क्या वजह थी कि इन बालकों ने अथवा दूसरे बालकों ने जिनकी पहचान हमें आगे चलकर करनी है, मुझे तो सदैव बहुत ही कार्य दिया है। ज़्यादातर बालक सौंपा हुआ कार्य उमंग के साथ करते थे। थक गए कहने वाले उस युग के थोड़े ही बालक मुझे याद हैं। घर साफ रखने के लिए एक नौकर था। वह घर के आदमी की तरह रहता था और उसके काम में बालक पूरी तरह से हाथ बटाते थे। शौचालय के कमरे साफ करने और बैठक आदि धोने का काम नौकर को नहीं दिया जाता था। उससे वैसी उम्मीद भी नहीं रखी जाती थी। यह काम हम खुद करते थे और इससे भी बालकों को शिक्षा मिली। नतीजा यह हुआ कि आरंभ से ही मेरे किसी भी बेटे को शौचालय साफ करने से घिन न रही और आरोग्य के साधारण नियम भी वे स्वाभाविक रूप से सीख गए। जोहान्सबर्ग में कोई बीमार तो शायद ही कभी होता था, किंतु बीमारी का प्रसंग आने पर सेवा के काम में ये बच्चे जरूर उपस्थित रहते, सहयोग करते थे और इस काम को वे बाखुशी करते थे। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि बालकों के अक्षर ज्ञान के प्रति मैं बेपरवाह रहा, किंतु यह ठीक है कि मैंने उसकी कुर्बानी करने में झिझक नहीं की और इस न्यूनता के लिए मेरे बेटों के पास मेरे खिलाफ शिकायत करने का कारण भी रहा। इस बारे में उन्होंने कभी कभार अपना असंतोष भी जाहिर किया है। मैं मानता हूँ कि इसमें किसी सीमा तक मुझे अपनी त्रुटि और दोष स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अक्षर ज्ञान कराने की मेरी चाह बहुत थी। मैं प्रयास भी करता था, किंतु इस काम में सदैव कोई ना कोई बाधा पड़ जाती थी। उनके लिए घर पर दूसरी शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी, अतः मैं उन्हें अपने साथ पैदल दफ्तर तक ले जाता था। दफ्तर 2.5 मील दूर था।
इससे सुबह शाम मिलाकर न्यूनतम 5 मील की कसरत उनकी और मेरी हो जाती थी। राह चलते मैं उन्हें कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करता था, किंतु यह भी तभी होता था जब मेरे साथ कोई दूसरा चलने वाला न होता। दफ्तर में वे मुवक्किलों व मुहर्रिरों के सानिध्य में आते थे। कुछ पढ़ने को देता तो वे पढ़ते थे, इधर उधर घूम घाम लेते थे और बाजार से सामान्य सामान खरीदना हो तो खरीद लाते थे। सबसे बड़े हरिलाल को छोड़कर शेष सब बेटों की परवरिश इसी तरह हुई है। हरिलाल देश में रह गया था। यदि मैं उसे अक्षर ज्ञान कराने के लिए 1 घंटा भी नियमित रूप से बचा पाता तो मैं मानता कि उसे आदर्श शिक्षा प्राप्त हुई है। मैंने ऐसी कोशिश ही नहीं रखी। इसका दुख मुझे और उसे, हम दोनों को रहा। सबसे बड़े लड़के ने अपनी वेदना कई बार मेरे सामने और सार्वजनिक रूप से भी प्रकट की है। दूसरों ने हृदय की उदारता दिखाकर इस त्रुटि को अनिवार्य समझकर दरकिनार कर दिया। इस कमी के लिए मुझे पश्चाताप नहीं है, अथवा है तो इतना ही कि मैं आदर्श पिता ना बन सका। किंतु मेरी सोच यह है कि उनके अक्षर ज्ञान की कुर्बानी भी मैंने अज्ञानता से ही क्यों न की हो, फिर भी सद्भाव पूर्वक मानी हुई सेवा के लिए ही की है। मैं यह कह सकता हूँ कि उनके चरित्र निर्माण के लिए जितना कुछ जरूरी रूप से करना चाहिए था, वह करने में मैंने कहीं भी गलती नहीं की है। और मैं मानता हूँ कि हम माता पिता का यह आवश्यक कर्तव्य है। मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि अपने इस परिश्रम के बाद भी मेरे बेटों के चरित्र में जहाँ कमी पाई जाती है, वहाँ पति पत्नी के नाते वह हमारी गलतियों का ही प्रतिबिंब है। जिस भांति बच्चों को माता पिता की सूरत शक्ल विरासत में मिलती है, उसी भांति उनके गुण दोष भी उन्हें विरासत में प्राप्त होते हैं। अवश्य ही आसपास के वातावरण के कारण इनमें कई प्रकार की घट बढ़ होती है, पर मूल पूंजी तो वही होती है जो बाप दादा आदि से प्राप्त होती है। मैंने देखा है कि कुछ बालक अपने को ऐसी त्रुटियों की विरासत से बचा लेते हैं। यह आत्मा का मूल स्वभाव है, यह उसका बल है। इन बालकों की अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में मेरे और पोलक के बीच कितनी ही बार गर्मा गर्म बहस छिड़ी है। मैंने आरंभ से ही माना है कि हिंदुस्तानी माता पिता द्वारा अपने बच्चों को बालपन से ही केवल अंग्रेजी बोलने के लिए बाध्य करना गलत है। मैंने यह भी माना है कि इससे बालक अपने देश की धार्मिक और सामाजिक धरोहर से नावाकिफ रहता है और उस सीमा तक वह देश की तथा संसार की सेवा के लिए कम योग्य ही बनता है। अपने इस यकीन के कारण मैं सदैव जानबूझकर बच्चों के साथ गुजराती में ही वार्तालाप करता था। पोलक को यह भला नहीं लगता था। उनका तर्क यह था कि मैं बच्चों के भविष्य को खराब कर रहा हूँ। वे मुझे आग्रहपूर्वक और स्नेहपूर्वक समझाया करते थे कि यदि बालक अंग्रेजी की व्यापक भाषा को जान ले तो संसार में चल रहे जीवन के संघर्ष में वे एक बड़ी मंजिल को आसानी से पार कर सकते हैं। उनका यह तर्क मेरे गले न उतरता था। अब मुझे यह याद नहीं है कि अंत में मेरे जवाब से उन्हें संतुष्टि हुई थी या मेरी जिद देखकर उन्होंने मौन धारण कर लिया था। इस संदर्भ को लगभग 20 वर्ष गुजर चुके हैं, फिर भी उस समय के मेरे ये विचार आज अनुभव से अधिक दृढ़ हुए हैं। और यद्यपि मेरे पुत्र अक्षर ज्ञान में कमजोर रह गए हैं, फिर भी मातृभाषा का जो साधारण ज्ञान उन्हें सुगमता से मिला है, उससे उन्हें और देश को फायदा ही हुआ। और इस समय वे देश में परदेसी नहीं हैं, वे द्विभाषी तो सरलता से ही हो गए, क्योंकि विशाल अंग्रेज मित्र मंडली के सानिध्य में आने से और जहां विशेष रूप से अंग्रेजी बोली जाती है, ऐसे देश में निवास करने से वे अंग्रेजी भाषा बोलने और साधारण रूप से लिखने लग गए। तो बच्चों, इस लेख के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। कठिन शब्दों की ओर बढ़ते हैं। झुकाव, सादगी, आरोग्य, चक्की, सानिध्य, अनिवार्य, पश्चाताप, दृढ़ मान्यता, प्रतिबिंब, धरोहर, मातृभाषा, परवरिश, विरासत, द्विभाषी, आग्रह, स्नेह। चलते हैं शब्दार्थ की ओर। दुष्कर, मुश्किल, आरोग्य, स्वस्थ, शरीक, शामिल, जबरन, बलपूर्वक, न्यूनता, कमी, मुवक्किल, अपना वकील करने वाला,
मुहर्रिर मुंशी या लिपिक। सानिध्य निकटता, आदर्श श्रेष्ठतम अवस्था, दरकिनार अलग जुदा, नावाकिफ अनजान, मंजिल लक्ष्य। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने मिल के आटे के स्थान पर हाथ से पिसे आटे का उपयोग क्यों किया? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इससे सादगी, आरोग्य और पैसे तीनों की रक्षा होती है। बच्चों को चक्की चलाने से क्या लाभ हुआ? बच्चों को चक्की चलाने से स्वाभाविक रूप से कसरत करना प्राप्त हुआ, यह लाभ हुआ। पोलक और गांधी जी के बीच अंग्रेजी शिक्षा को लेकर क्या मतभेद थे? पोलक समझते थे कि बच्चों को अंग्रेजी बोलना और सिखाना अनिवार्य है, परंतु गांधी जी के विचार इनसे अलग थे। सही विकल्प चुनकर सही गोले को गहरे निशान से भरो। सर्वोदय के विचारों ने ज्यादा बदलाव किसमें कराए? सर्वोदय के विचारों ने ज्यादा बदलाव जोहान्सबर्ग में कराए। बिना खमीर की रोटी खाने की प्रेरणा गांधी जी ने डॉक्टर लुई कूने से ली। गांधी जी ने 7 पाउंड खर्च करके क्या खरीदा? आटा चक्की। बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए कौन आग्रह करता था? मिस्टर पोलक हरिलाल गांधी जी के पुत्र थे। भाव स्पष्ट करो। मिल में पिसे आटे का उपयोग करने की बजाय हाथ से पिसे आटे का उपयोग करने में सादगी, आरोग्य और पैसा तीनों की रक्षा होती है। हाथ से आटा पीसने में बच्चों सादगी इस प्रकार से कि आप बाजार से वस्तु नहीं खरीद रहे हैं, खुद ही उसे पीसकर उसकी रोटी बना रहे हैं। आरोग्य, जब हम चक्की चलाते हैं तो हमारी कसरत भी हो जाती है और हमें घर का शुद्ध आटा भी प्राप्त होता है। और सही बात है, जब हम बाहर से आटा लेते हैं तो वह हमें घर में पिसे आटे की अपेक्षा महंगा पड़ता ही है। तो इसलिए कहा गया है कि इससे सादगी, आरोग्य और पैसे तीनों की रक्षा हो जाती है। मातृभाषा का जो साधारण ज्ञान उन्हें सुगमता से मिला है, उससे उन्हें और देश को फायदा ही हुआ है और इस समय वे देश में परदेशी नहीं हैं। महात्मा गांधी ने हमेशा स्वदेशी अपनाओं पर बल दिया। उन्होंने अपने बच्चों को भी अपने देश की ही भाषा, अपनी मातृभाषा सिखाई। उन्होंने उनसे हमेशा गुजराती भाषा में ही बात की। इससे उनके बच्चे बाहर रहते हुए भी सदैव भारत से जुड़े रहे और यहाँ वापस आने पर उन्हें ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि वे अपने देश में परदेसी हैं। आगे चलते हैं बच्चों। वाक्यों पर सही या गलत का चिन्ह लगाओ। हरिलाल की पढ़ाई दक्षिण अफ्रीका में हुई, गलत। भारत में ही हुई। गांधी जी ने खमीर की रोटी हाथ से बनानी आरंभ की, गलत। बिना खमीर की रोटी बनानी आरंभ की। बच्चों को थक जाने पर काम छोड़ देने की आज़ादी थी, सही। ज़्यादातर बालक सौंपा हुआ कार्य उमंग के साथ नहीं करते थे, गलत। किसी के बीमार होने पर बच्चे खुशी खुशी उसका सहयोग करते थे, सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। गांधी जी स्वयं को आदर्श पिता क्यों नहीं मानते थे? गांधी जी मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा क्यों देना चाहते थे? गांधी जी के साथ उनके दफ्तर जाने से बच्चों को क्या लाभ हुआ? और गांधी जी के बच्चे स्वस्थ रहने के नियम सरलता से कैसे सीख गए? विरासत में मिली त्रुटियों को नहीं अपनाने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं दीजिए। और इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।